कौमी सतह पे कोई भी रिसर्च या एनालिसिस होता है, ख़ास करके मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए परफॉर्मेंस के एतबार से, तो हमारी दिलचस्पी बन जाती है कि जम्मू कश्मीर उस लिस्ट में कहाँ फिगर करता है। आज उसके बारे में फिर से बात करूँ। जब भी मेरे सामने कोई नया डाटा आता है मैं आपके साथ बात करता हूँ। आज कुछ नई फिगर्स हैं वो भी लेकर आया हूँ। और दूसरा ये कि सियासत के बारे में जब तक मैं भी बात न करूँ, आपकी भी सुनने में दिलचस्पी बनी रहती है। ये देखते हैं कि मुल्क भर में 2014 के बाद जो मेन पॉलिटिकल पार्टी यानी जो इक़्तिदार में है, जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत सारी रियासतों में भी, खासकर वो रियासतें जहाँ से लोकसभा के ज़्यादा मेंबरान आते हैं, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी है। अब जमहूरियत में क्या होता है कि एक हिज़्ब इक़्तिदार होता है और एक हिज़्ब इख्तलाफ होता है, यानी अपोजिशन पार्टी होती है। तो हमारी नेशनल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर अपोजिशन पार्टी या ग्रुप कौन सा है, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जो स्टैटिस्टिकल डाटा या कोई रिसर्च या एनालिसिस नया आता है, उसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहनी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल प्रूव होता है। मुख्तलिफ सतह के ऊपर जो गवर्नमेंट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके बिना के ऊपर वो नई पॉलिसीज़ मुरतब कर सकते हैं, और वो एरियाज़, वो सेक्टर्स जिनके बारे में पता चलता है कि वहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, वहाँ पे कुछ बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो आम शहरी हैं, मेरे और आपकी तरह, उनको भी इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ट होता है, एक आर्टिकुलेशन होती है, बात होती है, और गवर्नमेंट को भी फीडबैक मिलती है कि लोगों की भी दिलचस्पी है कि जो ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हों। पिछले हफ्ते या कोई 10 दिन पहले हम बात कर रहे थे पुलिसिंग इंडेक्स की, एक बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क के जो बाकी रियासतों में पुलिस हैं उसमें कहाँ पे फिगर आउट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो एक मुतमईन करने वाला डाटा हमारे सामने नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो पैरामीटर्स आते थे वो 27-28 स्टेट्स की बात करते थे। जम्मू कश्मीर की पुलिस 20 या 20 से ऊपर ही रहती थी, या नीचे, आप मतलब जिस डिपेंड करता कि आप किस तरफ से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसमें 12 इशारिया कुछ फ़ीसदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के, यानी सिर्फ 87 या 88% तक लोग जो हैं वो पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आते थे। वो एक बड़ी मुतमईन करने वाली बात थी। आज ये है कि जो इनकम का, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में इनकम है, वो किस तरह से रिपोर्ट की जा रही है। मोस्ट लेटेस्ट डाटा है 2020-21 का डाटा है, और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये टाइम टू टाइम नई पब्लिकेशन, नया रिसर्च, नया एनालिसिस, और ये सबसे इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और बहुत बेहतरीन डाटा होता है जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप अप करने में सबसे बेहतर रहता है। एक थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास ये है, मतलब एक हमारी नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में वैक्यूम बन जाएगा। उसको आने वाले दिनों में पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो है रूरल जो वेज अर्निंग है उसकी है। उसका हम अर्बन के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी स्टेट्स के साथ हम जब कंपेयर करके देखते हैं तो जम्मू कश्मीर की पोजीशन बहुत ही बेहतर है, यानी मुल्क में दूसरे नंबर के ऊपर है। जो नेशनल एवरेज है उसमें डेली वेज बताया जाता है कि रूरल सेक्टर में 315 रुपये फ़ी दिन एक आदमी कमा सकता है ऑन ए डेली एवरेज। वो चाहे फार्म सेक्टर में काम कर रहा हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा हो, 315 रुपये फ़ी दिन पर डे का एक कमाई बताई जाती है। केरला टॉप करता है पूरे हिंदुस्तान में। केरला की में एक एवरेज वर्कर जो है वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, उसकी 677 रुपये 677 रुपीज़ पर डे की इनकम रिपोर्ट की जा रही है। और बड़ी खुशी के साथ मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए कि जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। जम्मू कश्मीर की डेली जो एवरेज रूरल इनकम है वो 483 रुपये 483 रुपीज़ है। उसके बाद तमिलनाडु है। जम्मू कश्मीर से ऊपर 20 रियासतों का डाटा जो है वो रिज़र्व बैंक की जो रिसर्च है उसके मुताबिक अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर से ऊपर जो सतह के ऊपर हैं केरला, तमिलनाडु, और सिर्फ 4 ही रियासतें जो हैं जिनकी पोजीशन जम्मू कश्मीर से ऊपर है, बाकी सब जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं। जम्मू कश्मीर 5वें नंबर के ऊपर है। एक बड़ी दिलचस्पी की बात इसमें देखने को मिली है कि जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो रूरल एरिया में जो एवरेज वेज है, जो एवरेज डेली अर्निंग है, वो बहुत कमज़ोर है। महाराष्ट्र में 262 रुपये है, गुजरात में 239 रुपये, और यूपी में 286 रुपये। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकता है कि ओवरऑल डाटा कुछ इस तरह से सजेस्ट करता है कि जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं उनमें रूरल एरियाज़ में लोगों की इनकम बहुत कम है।
और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हम हर वक्त कहते रहते हैं ना कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इंडस्ट्री का ये कोई वो नेहरूवियन फार्मूला नहीं है कि जहाँ पे ज़रूरत ना हो इंडस्ट्री की वहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाई जा सके। रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेशुमार और चीज़ें हैं जिससे इनकम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं वहाँ पे रूरल एरिया में इनकम बहुत बेहतर आ रही है। इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में मच ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में इनकम बहुत बेहतर होगी, लेकिन अगर अर्बन एरियाज़ में इनकम बहुत अच्छी है और रूरल एरियाज़ में नेशनल एवरेज से भी आधे से भी कम है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि बहुत ही शार्प डिस्पैरिटीज़ हैं कि आप अर्बन एरिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप पैसा कमा पाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचते तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आप रूरल एरियाज़ में रहना चाहते हैं, आपकी इनकम बहुत ड्रॉप हो जाती है, उसकी वजह से आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो एक अननेसेसरी अर्बनाइजेशन होगी और आपका एग्रीकल्चर फार्म सेक्टर वो सारा निगलेक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में जो एवरेज डेली इनकम है वो मज़ीद बेहतर है, और मेरा ख्याल है ये कि जो अब एवरेज स्टैटिस्टिक जब हम लेते हैं तो ये कश्मीर की वजह से शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे फार्म इनकम जो है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे इनकम की काफ़ी जो सतह है वो, क्योंकि जम्मू में ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर में ज़्यादा बेहतर है। केरला में जो अदरवाइज 677 रुपये थी, लेकिन फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 705 रुपये है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में 501 रुपये एक दिन में कमा सकते हैं लोग। फिर गुजरात में फिर 213 रुपये और महाराष्ट्र में 267 रुपये। बड़ी हैरानगी की बात है कि पंजाब इंडस्ट्रियलाइज स्टेट भी है, काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ भी हैं पंजाब में, और एग्रीकल्चर के एतबार से तो पंजाब जो है वो मुल्क में सबसे बेहतरीन रियासतों में से एक है। वहाँ पे जो एवरेज एग्रीकल्चर इनकम भी है वो 357 रुपये है, और पहली 5 स्टेट्स में पंजाब फिगर भी नहीं होता। ये रही जो रूरल वेज की बात। अब हम बात कर रहे थे कि नेशनल लेवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है जो एक रूलिंग पार्टी है, और जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार में पार्टनरशिप में है। जो मार्जिन्स के ऊपर सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे बीजेपी नहीं है। बड़ी स्टेट्स में बीजेपी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट्स हैं कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे चली जाती है। हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है ज़ाती तौर के ऊपर कि बीजेपी बड़ी पार्टी क्यों है और रियासतों में क्यों है और 2024 में कौन सी पार्टी आ जाएगी, हमारा कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल इशू नहीं है। लेकिन हम एक जमहूरी मिजाज जब रखते हैं, एक जमहूरियत के सिस्टम में जब हम रहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक रोबस्ट अपोजिशन जो है वो होनी चाहिए। अपोजिशन एक ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करे जो गवर्नमेंट की रेगुलर अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीक करती रहे। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें, 1 साल लग गया और 700 से ज़्यादा जानें चली गई। एग्रीकल्चर के जो बिल्स हैं उसके ऊपर लोगों के प्रोटेस्ट था, लेकिन जो अपोजिशन है ना वो किसी स्टेट में इतनी बड़ी अपोजिशन थी, ना नेशनल लेवल के ऊपर इतनी बड़ी अपोजिशन थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती कि वो अपने फैसले को बदलें। बिल आखिर जब रियासतों में इलेक्शन आने लगे, वो ख़ास करके वो रियासतें जिन्होंने मेजर लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है कि लोकसभा में आपकी पोजीशन कल क्या होगी, तो तब वो बिल्स पार्लियामेंट में बिना किसी डिस्कशन के रिपील कर दिए गए। बिना डिस्कशन के जब रिपील कर दिए गए, उनमें जो तहफ़्फ़ुज़ात किसान मांग रहे थे वो तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं मिले, तो आप किससे जाकर पूछेंगे कि ये कैसे किया? आप सड़कों के ऊपर नारे थोड़े लगाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट एक इतनी बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी अपना ज़िंदगी का क्राइम जो है उसको नेशनल इंटरेस्ट के नीचे लेकर जाएं तो वो सारा पाक हो जाता है। आप कोई भी बदअनवानी है उसको नेशनल इंटरेस्ट की छतरी के नीचे ले जाएं तो वो सब पाक हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ख़ास करके हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड और सिक्योर उसी सूरत में है अगर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोबस्ट होंगे, गवर्नमेंट स्टेबल होगी और अपोजिशन स्ट्रांग होगी। गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, यानी जो हाफ वे मार्क है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास नंबरात होने चाहिए, ताकि जो पार्टनर्स हैं उनकी विम्स और फैंसीज के अंडर गवर्नमेंट सकम्प ना करे, ब्लैकमेल ना हो जाए, जैसे यूपीए के टाइम में हो रहा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस था। गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए और अपोजिशन जो है डायनेमिक होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है। वरना अगर आपके पास अपोजिशन जो ऐसे फोरम्स के ऊपर नहीं है, लेजिस्लेचर में आपकी अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपकी अपोजिशन नहीं है, तो फिर अपोजिशन आपको स्ट्रीट से आनी शुरू हो जाएगी।
फिर आपको गलियों से, मोहल्लों से, सड़कों से अपोजिशन, यानी मुल्क वर्सेस अवाम, गवर्नमेंट वर्सेस अवाम, ये हो जाएगा। और वो किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास करके हमारे मुल्क के लिए, तो वो बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। अभी जब बहुत सारे एनालिसिस आप फार्म बिल्स के रिपील के बाद जो बहुत सारे एनालिसिस आप सुन रहे हैं, उसमें जो करीब से प्रो बीजेपी लोग हैं, प्रो बीजेपी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है जिन एनालिस्ट्स की, कमेंटेटर्स की, एक्सपर्ट्स की, वो सारे यही कह रहे हैं कि ये, जैसे मैंने कहा कि चुनाव आए तो आपने वो बिल रिपील कर दी है, वो कहते हैं नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अनरेस्ट इतना फैल गया हुआ था मुल्क में कि जो फॉरेन की ताकतें जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम करना चाहती हैं, वो इन प्रोटेस्टों के अंदर घुस गई हुई थी और इनको वो इन्फ्लुएंस कर रही थी। ये बात है, ये बात तो हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि अगर अनरेस्ट अपने मुल्क में होगा, वो ताकत फॉरेन की हो या अलेजिडली आप किसी भी मुल्क में किसी को भी पकड़ के बना सकते हैं कि ये फॉरेन के साथ, किसी के साथ ही इसका जो शायद आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, तो मतलब एक एनार्की फैल जाएगी, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? कागजी ऑल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे हैं। कांग्रेस के पास इस वक्त 44 सीटें हैं। अगर बीजेपी कोई भी बिल, कोई भी लेजिस्लेशन लोकसभा में लाए, राज्यसभा में लाए, उसको डिस्कशन के लिए लाए ना लाए, उसको एक व्हाट्सएप की तरह वापस करे और वो सर्कुलेट करके पास करवा के चले जाए, या ऑर्डिनेंस के ही ज़रिए जो है वो सारी जो लेजिस्लेशन है वो करना शुरू कर दे, कांग्रेस के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो इस कोर्स को किसी सूरत में ऑल्टर करवा सके। 2004 के बाद, क्योंकि 2004 से पहले भी एक जो स्टेबल गवर्नमेंट ये नरसिम्हा राव के बाद नहीं आ रही थी। नरसिम्हा राव ने एक बड़ा मिनॉरिटी में रहते हुए 5 साल गुजार दिए, लेकिन उसके बाद जो है कोलिशन का कल्चर चला गया। वाजपेयी साहब के टाइम है 24-25 पार्टियों ने मिलकर किया। जब 2004 में बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट आए कि वाजपेयी की जो अडवाणी साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए, कांग्रेस को वोट दे दिया। हालांकि कांग्रेस के पास सीटें बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें ही ज़्यादा थी, लेकिन मिजाज इस तरह का बन गया था कि बहुत सारी पार्टियां, खास करके जो वामपंथी हैं और बड़े लीडर थे उस वक्त हरकृष्ण सिंह सुरजीत, वो 14-15 पार्टियों तक पहुंचे। उन्होंने एक अलायंस जो है वो इकट्ठा किया और उसको वो बताया कि जी ये एक सेक्युलर अलायंस है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप वन पार्टी वर्सेस सेक्युलर अलायंस, वन पार्टी वर्सेस सेक्युलर ग्रुप अगर वो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि रिलीजन जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है आपके पॉलिटिकल सिस्टम का। तो साउथ इंडिया के जो लीडर्स थे कुछ, उनमें से जो एक बड़े लीडर थे वो अथीस्ट थे। तब वो गए कांग्रेस की लीडरशिप के पास, उन्होंने कहा, ये कह रहे थे यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस या सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, इस तरह के से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से सेक्युलरिज्म की परिभाषा आप नॉर्थ इंडिया में देते हैं, सेक्युलरिज्म को दुनिया में या पूरे मुल्क में इस तरह से नहीं समझा जाता है। आप अगर तमिलनाडु में, केरला में आए तो वहाँ पे सेक्युलर उसको कहा जाता है जिसका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो किसी भी मज़हब को प्रीच प्रैक्टिस नहीं करता है। हम अपने अपने मज़हब में रहते हैं, साथ में हम कहते हैं सेक्युलर, लेकिन जो थ्योरेटिकली है जो ये बात चैलेंजेबल है। तो तब जाकर इसका नाम पड़ा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यानी अगर ये सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस होता तो सियासत के डायनामिक्स जो हैं वो और शार्प हो जाते, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन हर साल 6 महीने के बाद एक एक पार्टी करके उसमें से वो निकलती रही। टिपिंग पॉइंट 2008 में आ गया, जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो उसमें से जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं वो सारी चली गई, गवर्नमेंट ऑपरेट की, मिनॉरिटी में थोड़ी सारी अमर सिंह वगैरह को इस्तेमाल करके बाहर से सपोर्ट रखी। 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस की पोजीशन और बेहतर हो गई, यानी 200 से ज़्यादा सीटें आ गई, और अब ज़्यादा ऑन अलायंस पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं थी जो 2004 से 9 तक थे। यानी तब इनके पास कोई 14, 15, 16 तक पार्टनर्स थे। अब 2009 के बाद इन्होंने सिर्फ 4 पार्टनर्स को साथ लेकर बाकी लोगों को, किसी की आउटसाइड सपोर्ट, किसी को कुछ करके इन्होंने चला लिया। उसके बाद भी हर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल के बाद जो है वो पार्टियाँ निकलती गई। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप इस तरह से रैग टैग अपोजिशन ग्रुपिंग जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आप उठाकर ला ही नहीं सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके बेसिस के ऊपर एक नेशनल कोलिशन, आप नेशनल अलायंस जो है वो बनाएं। उसकी एग्जांपल, छोटी एग्जांपल जो हमारे घर के अंदर की एग्जांपल है वो मैं बताता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यूपीए का हिस्सा थी 2004 से लेकर 2009 तक। लेकिन जब 2009 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो अब पीडीपी का जो है वो टेनेबल नहीं था रहना कांग्रेस के साथ, वो यूपीए के अलायंस में से वो एग्जिट कर गए।
तो बताना मैं ये चाह रहा था कि अब अगर नेशनल अलायंस रीजनल पार्टीज़ का अगर आप बनाकर बीजेपी के सामने आप खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये अल्टरनेटिव है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक स्टेट में इलेक्शन होते जाएंगे, अब एक स्टेट में से 2 पार्टियां आती हैं, कहते हैं जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उन सबको हम इकट्ठा करके नेशनल अलायंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में चले जाएँ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उन दोनों का जो आइडियोलॉजिकल टेम्परामेंट है वो कांग्रेस के साथ या बाकी जो भी नॉन बीजेपी जमातें हैं उनके साथ मिलता है, तो वो उस ग्रुपिंग जो एंटी बीजेपी ग्रुपिंग है उसका हिस्सा तो वो बन सकते हैं। लेकिन जब यूपी के अंदर इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे मामला उनकी अपनी स्पेस का आ जाएगा, वहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ना है, तो वो ग्रुप जो है वो डेवास्टेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात आज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कल जो है तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से जो है एक हिंदुस्तान में नई डिबेट, नई डिस्कशन उन्होंने शुरू कर दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंप्लीट पैराफर्नेलिया के साथ भी अगर किसी रियासत में चली जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर आप अपने ग्राउंड के ऊपर फर्म हैं, आप एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल के नताइज से हमें पता चला। कल वो चली गई थी बॉम्बे, 3-4 दिन पहले उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई। वो बॉम्बे चली गई थी, वहाँ पे उन्होंने शरद पवार के साथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके साथ जाकर बात की। ममता बनर्जी, शरद पवार और 15-20 तक जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, वो दरअसल बुनियादी तौर के ऊपर सारे कांग्रेस में ही थे, वहीं से टूट टूट कर बाहर आए हुए हैं। वहाँ पे किसी ने पूछा कि भाई आप यूपीए को मजबूत कर रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये यूपीए क्या चीज़ है, कहाँ पर है यूपीए? तो उससे कांग्रेस के बहुत सारे लोग भड़क गए हुए हैं। दरअसल बात तो ये है कि मेरे ख्याल से पिछले तीन एक साल में जो है, या 2-2.5 साल में, जब से ये गवर्नमेंट नई बनी हुई है, तब तक तो यूपीए की कोई मीटिंग भी नहीं हुई। यूपीए का सदर कौन है, यूपीए का कन्वीनर कौन है, यूपीए का स्ट्रक्चर कौन है, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसके अंदर जो पार्टनर्स कौन है, इस बात का तो किसी को पता भी नहीं है। डेवलपमेंट ये हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो स्टीयर कर रही है एक इस किस्म का प्रोसेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, कि वो एक अलायंस बिल्ड करें। और तृणमूल कांग्रेस अपना भी जो है फुटप्रिंट इंक्रीज़ कर रही है। गोवा में जाके इन्होंने कैंपेन करना शुरू किया, वहाँ पे जब इलेक्शन होंगे। ये जो आने वाला साल है, हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, 2022 का जो साल है, इसमें जो फैसला कौन रियासतें हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि 2024 में मुल्क में कौन सरकार बनाएगा, वहाँ पे स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। और स्टेट इलेक्शंस में जिनकी पोजीशन जितनी बेहतर होगी, वो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसको भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मेरे पास इसका कोई बड़ा एनालिसिस या कंक्लूजन नहीं है कि 1950s और 60s में एक बात कही जाया करती थी, उसको बोलते थे टीना फैक्टर, TINA। टीना फैक्टर यानी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव मतलब कि नेहरू का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, नेहरू के स्टेचर का कोई नहीं है। नेहरू जो पार्टी रन कर रहे हैं, उस पार्टी का जो फुटप्रिंट है हिंदुस्तान भर में, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप यकीन मानिए कि 2014 के बाद जिस तरह से सियासत मुल्क भर में चल रही है, उसमें टीना फैक्टर है। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव विजिबल, किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई अल्टरनेटिव ग्रुप या एक पार्टी जो है वो किसी तरीके से स्टेट पे या नेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से इमर्ज हो सके। कल गुलाम नबी आज़ाद कर रहे थे तकरीर पुंछ में, उन्होंने कहा कि 370 के हवाले से, दफ़ा 370 के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि यार मैं इसके बारे में क्या बात करूंगा, जज को तो मैं जाकर दाड़ा नहीं मार सकता, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कभी 300 नंबर आएंगे तो हम इस फैसले को पार्लियामेंट से वापस कर सकें। उसके ऊपर नाराज़गी बहुत सारी कांग्रेस के सर्कल में हुई, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो कौन सा ग्रुप है जो 300 नंबर जो है वो लेकर आएगा। ममता बनर्जी और शरद पवार ने इस बात के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन प्रशांत किशोर जो दोनों के एडवाइज़र हैं, उन्होंने आज कहा कि कांग्रेस का एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्राइमेसी है, एक सेंट्रलिटी है इंडियन अपोजिशन स्पेस में इस वक्त, लेकिन कांग्रेस उसमें काम नहीं कर रही है। अब आप एक ख़ास फैमिली हैं, आप एक ख़ास घर हैं, आपका एक ख़ास जो एक लिनिएज है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो ऑक्यूपाई आप ही करके रखेंगे। जो अपोजिशन है वो कांग्रेस के बिना भी बन सकती है। इसका मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में ये ग्रुप है ये शेप अप करेगा। और आज छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी इसका एक बहुत बड़ा 1980s में इस तरह की डेवलपमेंट होने लगी थी एक बार, कि जम्मू कश्मीर भी एक लीडिंग लाइट था एक अपोजिशन के इस किस्म के प्रोसेस का। जम्मू कश्मीर का भी किसी न किसी तरीके के साथ इस ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होगा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में मैं एक बात जो कई बार मैं कहता हूँ
कि फेसबुक ज़रूरी नहीं है कि आज आपकी टाइमलाइन पे ये वीडियो आ गया तो कल भी आ जाएगा। लिहाजा 8082480136 ये एक मोबाइल नंबर है, 8082480136। इसको आप अपने व्हाट्सएप में आप सेव कर लीजिए द डिस्पैच के नाम से, और अपना नाम आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका मैं आपको लिंक भेज दिया करूं। और ये मोबाइल मेरे ऑफिस में यूज़ होता है, ये ज़ाती तौर के ऊपर मैं यूज़ नहीं होता, इस पर आप कॉल जो है वो नहीं ली जाती है। इसको आप सेव कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो प्रोड्यूस हो वो आपको मिल जाए। 8082480136। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।